91 का संकट क्या था? हमने देखा कि संकट आ गया, वो हमने देखा यहाँ पर कि भारत में संकट आ गया। तो संकट का कारण क्या था वो नहीं जाना हम लोगों ने अब तक। हालांकि पूछता नहीं, फिर भी नॉलेज हो तो अच्छा रहेगा, पीटी पढ़ा होगा वैसे आपने, लेकिन एक बार रिवाइज कर लें। 91 का संकट क्या था, क्यों आया था 91 का संकट भारत पर? तो 91 के संकट के कई पीछे कारण थे। इसके पीछे क्या कारण थे 91 के संकट के पीछे? कहीं ना कहीं 80 से 90 तक की जो पॉलिसीज थी, हमारी नीतियां थी, वो जिम्मेदार थी इसके लिए। जैसे नीतियां नंबर एक, सरकार अधिक सब्सिडाइज कर रही थी 1977 इंदिरा गांधी के इलेक्शन हारने के बाद। जो सरकार आती है हमारे यहाँ पर, हम बात करें वहां से देखें या उसके बाद चौधरी चरण सिंह की सरकार आती है उसमें देखें या बाद में और सरकारें देखें, सरकारों ने सब्सिडी को बहुत बड़े स्केल पे अपनाया और उनको लगा कि वोट हासिल करने के लिए सब्सिडी आप दी जा सकती है। तो सब्सिडी के चलते क्या हुआ, सरकार का घाटा बढ़ रहा था, सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ने लगा था, फिस्कल डेफिसिट सरकार का बढ़ रहा था। अच्छा जनाब, नीतियां क्यों जिम्मेदार थी? सब्सिडी के अलावा सरकार अधिक खर्च कर रही थी। इस समय जो था 10 साल हमारे यहाँ पर वॉर का समय था। हालांकि डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ, लेकिन गोरिल्ला वॉर, चाहे वो पंजाब का आतंकवाद हो, पंजाब के अंदर खालिस्तान की मांग को लेकर, इस दौरान लिट्टे को लड़ने के सेना भेजी श्रीलंका में हम लोगों ने। ये वो समय था कश्मीर में आतंकवाद शुरू हो रहा था। ये वो समय था नॉर्थ ईस्ट में क्राइसिस पैदा हो रहा था। ये वो समय था जब देश में नक्सलवाद बढ़ना चालू हो चुका था। यानी ये समय देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ही खराब समय था। पंजाब के खालिस्तान से लेकर कश्मीर के आतंकवाद से लेकर नॉर्थ ईस्ट के अलगाव से लेकर लिट्टे की समस्या तक हर जगह समस्या चल रही थी हमारे लिए। तो आंतरिक सुरक्षा पर हमको खर्च करना पड़ रहा था काफी। तो ये एक सरकारी नीतियां थी, कहीं ना कहीं खर्च करना पड़ेगा डिफेंस पर आपको। इसके अलावा सरकारी नीतियों में देखें, पॉलिटिक्स जो थी देश की 1980 के बाद या 77 में देखें आप, वहां से हम चालू करें अगर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या माफ कीजिएगा इंदिरा गांधी का शासन खत्म होता है, तानाशाही उनकी जो इमरजेंसी थी खत्म होती है, चुनाव होते हैं देश के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कई पीएम बनते हैं देश में, चाहे 77 की बात करूं मैं, चौधरी चरण सिंह दूसरे, फिर इंदिरा गांधी फिर बनती है तीन, फिर राजीव गांधी बने चार, फिर चंद्रशेखर वीपी सिंह के नाम आते हैं आगे पीछे, तो छह, और फिर नरसिम्हा राव सात। यानी 14 साल के अंदर 7 बार प्रधानमंत्री हमने देखे देश के अंदर। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी देश में, राजनीतिक अस्थिरता देश देश के अंदर। तो अगले 14 सालों में आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा पीछे ले 77 से उठा लूँ देश को अगर, तो 75 से इमरजेंसी ले लीजिए, इमरजेंसी लोकतंत्र का हनन है अपने आप में। तो तानाशाही से लेकर उसके बाद 2-3 प्रधानमंत्री, फिर हमने देखा राजीव गांधी, फिर हम देखते हैं 2-3 प्रधानमंत्री। तो गठबंधन राजनीति आ गई उसके बाद हमारे यहाँ पर, कई प्रधानमंत्री। जी हाँ, तो ये राजनीतिक अस्थिरता का दौर था भारत में। अब सब कुछ जानकारी आपको आवश्यक नहीं है, पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं वैसे, आप पॉलिटी पढ़ते होंगे। गठबंधन राजनीति आ गई थी यहाँ पर, दल बदल हो रहा था, तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बड़ा फैक्टर हो गया था यहाँ पर आते आते। तो 80 से 90 की नीतियां हैं सरकार की जिम्मेदार इसके बीच क्राइसिस के पीछे। इसके अलावा इस समय की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें, आर्थिक नीतियां भी जिम्मेदार थी। क्यों थी आर्थिक नीतियां जिम्मेदार? क्योंकि दुनिया में पेट्रोल या कच्चा तेल महंगा हो रहा था। कच्चा तेल महंगा हो रहा था। क्यों महंगा हो रहा था? कई कारण थे। ईरानी क्रांति हुई थी 1979 में। ईरानी क्रांति के बाद, इस्लामिक क्रांति के बाद, वहां से तेल मंगाना बंद कर दिया गया था, बैन लग गए थे कि उसके बाद 80 से 90 तक ईरान और इराक में 10 साल का वॉर चला है। दोनों एक दूसरे को मारने में उतारू थे। वहां पर इस्लामिक क्रांति, खुमैनी साहब और सद्दाम हुसैन लड़ते रहे 9 सालों तक लगभग। दुनिया में तेल का दाम बहुत ऊपर चला गया इस कारण। खत्म हुआ तो कुवैत पे इराक घुसाया, या बाद में आप देखेंगे अमेरिका ने अटैक कर दिया इराक पर। तो कुल मिलाकर दुनिया में तेल के दाम बहुत ऊंचे चल रहे थे। आर्थिक स्तर पे और क्या कमजोरी थी हमारे लिए? हमारी कमजोरी थी देश का राजकोषीय घाटा बहुत पीक पर चला गया, सरकार को उधार लेके काम चलाना पड़ रहा था। जी हाँ, उधार बहुत ज्यादा हो गए थे सरकार पर, हमारा राजकोषीय घाटा काफी ज्यादा हो गया था। अगर आंकड़ों में कहूं तो जीडीपी का लगभग 9% तक पहुंच गया था देश का राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9% चिंता की बात थी, अपने आप में काफी है। इसके अलावा रही सही कसर हमारे यहाँ पूरी कर दी मानसून फेलियर ने। 87 88 में मानसून फेल हो जाता है भारत में, सूखा पड़ता है, कृषि बर्बाद हो जाती है। जी हाँ, तो कृषि संकट था खासकर 87 88 में देश के अंदर। 87 88 2 साल बैक टू बैक सूखा रहा भारत के अंदर, कृषि की समस्या हो गई, खाने पीने की समस्या हो गई। वो एक समस्या थी देश के अंदर, आर्थिक समस्याएं आ रही थी। विदेशी मोर्चे पर समस्याएं थी हमारे लिए, इंटरनेशनल फ्रंट पे समस्याएं थी। वॉर हो रहा था, बताया मैंने, ईरान इराक का वॉर चल रहा था आपका, तेल महंगा हो गया, चीजें महंगी हो रही थी आपके लिए। या फिर विदेशी फ्रंट पर जो आपका दोस्त था यूएसएसआर, वो टूट रहा था 15 देशों में, रूस और शायद 15 देशों में। जो आपका सबसे अच्छा पार्टनर था, संकट समय आपके काम आता, वो टूट रहा था खुद। तो आपका दोस्त जब कमजोर पड़ जाए तो कमजोरी आपको भी फील होती है कहीं ना कहीं।
तो विदेशी स्तर पर हम देख रहे थे यहाँ पर हमको कमजोर हो रहे थे, या फिर एक प्रकार से कहा जाए तो पाकिस्तान अमेरिका के संबंध अच्छे हो रहे थे, हम पर कई बार सैंक्शन लगे हुए थे, यहाँ पर बहुत प्रतिबंध हमारे ऊपर लगे हुए थे इकोनॉमिक रूप से, तो मुश्किलें वो भी थी। और क्राइसिस का कारण क्या था देश के अंदर? देश में क्राइसिस के कारण कई आंतरिक मुद्दे थे देश के अंदर, जैसे देश में आरक्षण की मांग को लेकर मंडल कमीशन की रिपोर्ट, उसके बाद आरक्षण की मांग, और देश में आत्मदाह के मामले बड़े स्केल पे हम देख रहे थे। तो देश में अस्थिरता, हिंदू मुस्लिम दंगे, बाबरी मस्जिद का मामला आना, रथ यात्रा होना, कई स्तर पे समस्याएं बनी थी। मंडल कमंडल चल रहा था देश के अंदर हमारे यहाँ पर, तो मंडल कमंडल की राजनीति हो रही थी देश के अंदर हमारे यहाँ। मंडल कमीशन और कमंडल मतलब हिंदूवादी संगठन, जो बाबरी मस्जिद को लेकर एक प्रकार से रोष व्यक्त कर रहे थे। तो ऐसे में दोनों मुश्किलें थी भारत के सामने यहाँ पर इस दौरान कहीं ना कहीं। तो देश की आंतरिक व्यवस्था या आंतरिक सुरक्षा या आंतरिक समस्या बनी होती है, ऐसे वो निवेश नहीं करना चाहेगा, कोई आपको पैसा नहीं लगाना नहीं चाहेगा आपके ऊपर। चीजें महंगी हो रही थी आपके लिए, यहाँ पर महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी देश के अंदर। तो कहीं ना कहीं बहुत सीवियर क्राइसिस था आपके ऊपर। और सबसे बड़ा संकट, सबसे इंपॉर्टेंट संकट जो मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, जिस कारण ये संकट तुरंत आ गया सामने, वो था आपने 1980 के दशक में आईएमएफ से उधार लिया था, जो को 85 में चुकाना था। 80 में लिया था, 5 साल का उधार था, चुकाना था। आपने ग्रेस मांग लिया, भैया समय और दे दीजिए आईएमएफ, हमको हम चुका देंगे आपको। 5 साल और दे दिया उसने, आईएमएफ ने आपको टाइम। 90 पे आ गए, हम उधार चुकाने में असफल रहे। अब उधार नहीं चुका में डिफॉल्ट होने वाले थे हम लोग। हमारे पास भुगतान संतुलन का संकट हमारे सामने आ गया था। हमारे पास पैसा नहीं था कि हम आईएमएफ का लोन लौटा पाए, इतना पैसा नहीं था कि हम तेल खरीद पाए, इतना पैसा नहीं था कि हम हथियार खरीद पाए। जी हाँ, तो भारत पे बड़ा क्राइसिस था, वो था बीओपी क्राइसिस। भुगतान संतुलन का संकट एक बड़ा संकट था 1991 में जो आ चुका था। तुरंत भुगतान करना था। आईएमएफ ने कहा भैया पैसा दोगे? हमने कहा गोल्ड है वही रख लो जनाब। तो भारत से गोल्ड गया था यहाँ से आईएमएफ के हेडक्वार्टर, हमने गोल्ड रखना, गिरवी रखना पड़ा उसके पास अपना, गिरवी कि भैया छुड़ा लेंगे लेकिन अभी तो पैसा नहीं, रख लो गोल्ड हमारा। देश में इतना बड़ा संकट आ गया था हमारे पास। ये था 91 का रियल क्राइसिस। हालांकि बीओपी क्राइसिस के पीछे ये सारे कारण जिम्मेदार थे, वो तो सामने परिणाम है वो उसका। बीओपी क्राइसिस ये क्यों हुआ था? क्योंकि सारी चीज जिम्मेदार थी इसके पीछे। क्या आप नोट डाउन कर लिया इन बातों को? क्या लिखवाने की आवश्यकता है मुझे इन चीजों को? मांग चलो मांगे बढ़ सकते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए, ये था 91 क्राइसिस का मुख्य कारण।